तो सभी भावी शिक्षकों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडी जोन पर। साथियों, रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 एग्ज़ाम के लिए गणित की शिक्षण विधियों की क्लास नंबर 5 भी आपके सामने हाजिर है। गणित की शिक्षण विधियों से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्ज़ाम से पहले हम सारे के सारे कवर कर लेंगे। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। साथियों, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर आप शामिल हो जाना। रीट के लिए स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप ज़रूर शामिल हो जाइए। या फिर लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, ये नंबर है, इससे आप व्हाट्सएप कर देना। या फिर लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हो सकते हो। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। साथियों, एनसीएफ नेशनल नेशनल ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 है। ठीक है, नेशनल क्यूरिकुलम ऑफ फ्रेमवर्क इसका फुल फॉर्म होगा। ठीक है, 2005 के अनुसार गणित शिक्षण होना चाहिए। तो किस प्रकार होना चाहिए बताइए? तो बाल केंद्रित होना चाहिए, शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक आधारित, या फिर ये सभी। देखिए, अगर कोई भी साइकोलॉजी या फिर शिक्षण विधियों में अगर ऐसा प्रश्न आ जाए कि जो शिक्षण होती है गणित की, ये किस प्रकार होनी चाहिए, तो ये बाल केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित है, ऐसे प्रश्नों को आपको जवाब क्या देना है? बाल केंद्रित करना है। क्या करना है? बाल केंद्रित करना है। अगर वो क्वेश्चंस बालक के हित में हैं तो आपको बाल केंद्रित करना 100% आपका सही होगा। ऑप्शन आपका पहला करेक्ट। अगला आपके सामने कि मूल्यांकन किया जाता है। साथियों, मूल्यांकन किया जाता है तो मूल्यांकन किए जाते हैं उपलब्धि की जांच के लिए किया जाता है। मूल्यांकन अस्पष्ट अवधारणा को पता लगाने के लिए किया जाता है। कक्षा में प्रोन्नति के लिए, प्रतियोगिता की भावना जागृत करने के लिए साथियों मूल्यांकन किया जाता है। बताइए इसका आंसर। बताएं मूल्यांकन क्यों किया जाता है? तो मूल्यांकन किया जाता है साथियों उपलब्धि की जांच के लिए। साथियों, छात्र की जो उपलब्धि है कि छात्र ने जो उपलब्धि जो हमने पढ़ाया था शिक्षक के द्वारा छात्रों को, तो वो छात्र ने उस उपलब्धि को हासिल किया है या नहीं किया, इसकी जांच के लिए एक मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, अगला सवाल साथियों की गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग क्या है? गणित की जो पाठ्य पुस्तक है उसका आवश्यक अंग क्या है? अवधारणाओं का स्पष्टीकरण, अवधारणाओं की क्रमबद्धता, अवधारणाओं को व्यवहारिक जीवन से जोड़ना, उपरोक्त सभी। गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग की बात करें तो कौन सा हो जाएगा? बताइए इसका आंसर। गणित की पाठ्य पुस्तक का आवश्यक अंग क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल साथियों, ये सभी हो जाएंगे। अवधारणाओं के स्पष्टीकरण, क्रमबद्धता, व्यवहारिक जीवन से जोड़ना भी इनका ऑप्शन आपका चौथा करेक्ट हो जाएगा। एनसीएफ 2005 ये किस पर बल देता है साथियों? रटने पर, करके सीखने पर, सूत्र याद करने पर, या सवाल हल करने पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए एनसीएफ 2005 किस पर बल देता है? बताइए इसका आंसर। तो बिल्कुल ये देता है कि करके सीखने पर, क्योंकि ये बाल केंद्रित है ना। जो विधि बाल केंद्रित होती है वो हमेशा करके सीखने पर ही बल देती हैं। बोलो क्लियर है? क्लियर है। अगला क्वेश्चन है साथियों की नियम से उदाहरण की ओर किस शिक्षण विधि से संबंधित है? साथियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। रीड की जो भी आपको क्लास चाहिए, जो भी आपको मॉडल पेपर चाहिए, जो भी आपको एमसीक्यू अभ्यास के लिए क्वेश्चंस चाहिए, आप कमेंट कर देना। मैं आपको कैसे भी करके उनको हाजिर करवा दूंगा आपके लिए। ठीक है, वो भी फ्री में। नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर ये किस शिक्षण विधि से संबंधित है? बताइए इसका। नियम से उदाहरण की ओर पहले नियम दिए जाते हैं, उसके बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। बहुत ही सिंपल है। जो आपकी कौन सी है, नी से नियम हो जाएगा और नी से ही निगमन हो जाएगा। और इसका उल्टा किसका हो जाएगा? इसका उल्टा हो जाएगा आगमन का। जो उदाहरण से नियम की ओर, ये क्वेश्चंस मैं पहले करा चुका हूँ। मूल्यांकन के कितने सोपान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मूल्यांकन के कितने सोपान है ये बताना है। तो मूल्यांकन के जो सोपान है वो कितने हैं बताइए? ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक एक होता है, भावात्मक होता है, फिर क्रियात्मक होता है। कितने हैं टोटल? 3 है। ठीक है, 3 है, याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। ये कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? गणित ज्ञान का निश्चित तथा ठोस आधार होता है। ये कथन गणित की किस प्रकृति की ओर इंगित करता है? कठिन की ओर, अलंकारिक की ओर, तार्किक, या फिर आलोचना की ओर? बताइए। तो ये साथियों करता है तार्किक। गणित है वो तर्क पर आधारित है। किस पर आधारित है? तर्क पर आधारित है, सोचने पर आधारित है। ठीक है, समस्याओं का समाधान करती है। गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बताना है इसमें से।
अब बताइए, गणित शिक्षण का मुख्य उद्देश्य तो सवाल हल करने की क्षमता का विकास करता है, सूत्र याद करने की क्षमता का विकास करता है, तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास करता है, समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास करता है। देखिए, अगर देखा जाए तो ये सभी ऑप्शन सही हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य रूप से कौन सा है सबसे सही एंड सटीक आपको कौन सा लगता है? तो जहाँ पर आपको दिखे तर्क, जहाँ पर दिखे तर्क, आपको लगा देना है बिल्कुल राइट, 100% क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि गणित में हमेशा तर्क ही दिए जाते हैं। तर्क के आधार पर ही गणित की शिक्षण विधियाँ हैं वो काम में ली जाती हैं। ठीक है, तो तार्किक ढंग से सोचने की क्षमता का विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 नंबर बताने वाले ऑप्शन सभी साथी मेरे करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, बताए गए नियमों को उदाहरणों में प्रयोग कर उनकी पुष्टि करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? बताइए, बताए गए नियमों को उदाहरणों में प्रयोग करना, ये पुष्टि करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? बताइए साथियों, बताइए, पहले नियमों को उदाहरणों में प्रयोग करने की उनकी पुष्टि करना किस शिक्षण विधि से संबंधित है? बताइए। तो पहले नियम दिए जाते हैं किसमें? निगमन में। ठीक है, ये अगर ऐसा क्वेश्चन आता कि नियमों से उदाहरण की ओर चलती हैं तो आगमा निगमन होता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये कि नियमों को उदाहरणों में प्रयोग कर उनकी पुष्टि भी की जाती है, तो ऐसा किस में किया जाता है? तो ये साथियों विश्लेषण विधि में किया जाता है। किसमें? विश्लेषण विधि में। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि परियोजना के प्रतिपादक हैं। परियोजना के प्रतिपादक स्किनर हैं, हर्बर्ट हैं, जॉन डीवी, विलियम किलपैट्रिक हैं। परियोजना विधि है, इसके जो प्रतिपादक कौन है साथियों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी। तो विलियम किलपैट्रिक हैं जो परियोजना विधि के प्रतिपादक हो या फिर जनक हो। चौथा ऑप्शन बताने वाले सभी साथी करेक्ट। गणित मूल्यांकन में कौन सा पद शामिल है? उद्देश्य होता है अधिगम, अनुभव, मूल्यांकन या फिर ये सभी होते हैं? गणित बताइए। तो साथियों गणित में आपके उद्देश्य भी होता है, गणित में अधिगम का अनुभव भी होता है, गणित में मूल्यांकन भी किया जाता है। चौथा ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है, स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे? अब देखिए, ऐसे में क्या करेंगे, आप पढ़ेंगे अपने सारे के सारे ऑप्शंस। कक्षा में एक छात्र हैं, वो बोलने में क्या है कठिनाई महसूस करता है, बोलने में हो सकता है कि वो हकला रहे हैं, कैसे भी करके उनको बोलने में कठिनाई आ रही है। स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे? परिचर्चा का आयोजन करके ऐसे खेलों का आयोजन करेंगे जिसमें बच्चे बोलने में पसंद करें। जो स्वयं की अभिव्यक्ति अच्छे ढंग से करे उसे अधिक अंक देकर, ठीक है, बच्चों को कक्षा की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो कौन सा यहाँ पे उचित होगा? बताइए। तो यहाँ पे देखिए, ऐसे खेलों का हम आयोजन करेंगे जिसमें बच्चे बोलना पसंद करेंगे, यही एक सही रूप से सही इसका आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है कि विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है सरकार पर, समाज पर, परिवार पर, शिक्षक पर। विकासशील मूल्यों में सफलता मुख्यतः निर्भर करती है। विकासशील मूल्यों में सफलता किस पर निर्भर करती है? बताइए। विकासशील तो साथियों ये शिक्षक पर पड़ती हैं। किस पर? शिक्षक पर, बिल्कुल। ठीक है, न तो सरकार पर, न ही परिवार पर, न ही समाज पर, तो शिक्षक पर। ठीक है, अगला सवाल है साथियों कि आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक है? तो बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों के लिए अब सभी सूचना है वो रखना, बच्चों से विषय वस्तु का स्मरण कराने की योग्यता, या फिर बच्चों को परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के लिए योग्य बनाना। तो आपकी समझ में अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक होना चाहिए कि ये कौशल है अध्यापक में होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही अति आवश्यक है उसमें? बताइए। तो बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना, यही सही रूप से अति आवश्यक है। ऑप्शंस आपका पहला हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है साथियों, अनुपस्थिति रोकी जा सकती है तो शिक्षा के द्वारा रोकी जा सकती है, छात्र को दंडित करके, मिठाई देकर, या अभिभावक माता पिता से संपर्क करके। अनुपस्थिति को कैसे रोका जा सकता है? अगर कोई छात्र है वो अनुपस्थित रह रहा है कक्षा में, ठीक है, तो उनको आप कैसे रोक सकते हो? ठीक है, सही और जो सही तरीका कैसे कौन सा हो सकता है ये आपको बताना है। तो देखिए, यहाँ पे सही शिक्षा के द्वारा तो नहीं हो सकता। क्यों? ज़रूर थोड़ी आप शिक्षा देंगे और बच्चा वो सामने वाला पढ़ेगा ही पढ़ेगा। दंडित भी नहीं कर सकते उसको और ना ही मिठाई का लोभ दे सकते हैं। ठीक है, तो अभिभावक और माता पिता से संपर्क करके
हम संपर्क करके उनकी अनुपस्थिति को रोक सकते हैं। देखा जाए तो ये चौथा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग खाली जगह में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता है। बताइए, कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग खाली जगह में विद्यार्थी सहायता नहीं करता है। तो यहाँ पे सहायता नहीं करता है शब्दों में दी गई संख्याओं की समान संख्या लिखने में। देखिए, शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या के लिखने पर क्या होता है, विद्यार्थियों की सहायता नहीं कर अबेकस का प्रयोग के द्वारा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अगला है कि सामान्य गणित सीखना कठिन है क्योंकि, देखिए, सामान्य रूप से गणित को सीखना कठिन माना जाता है। इसका कारण क्या है, क्यों क्यों सीखा जाता है? इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त है, बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, शिक्षण पद्धति में क्या त्रुटिपूर्ण है, गणित के अच्छे शिक्षक की उपलब्धि यहाँ पे नहीं है। अब देखिए, सामान्य रूप से गणित, सामान्य रूप से, ठीक है, ऐसा कोई रीज़न नहीं बताया स्पेशली, सामान्य रूप से तो गणित सीखना कठिन है। अब देखिए, बच्चे इसे पढ़ना नहीं चाहते, ज़रूरी तो नहीं कि सभी के सभी बच्चे हैं वो पढ़ना नहीं चाहते, ये भी नहीं हो सकता है। ठीक है, शिक्षण पद्धति में त्रुटिपूर्ण सामान्य रूप से, अगर यहाँ पे कोई स्पेशली रीज़न बताया होगा ना कि यहाँ पे शिक्षण विधियों में ये, तो ये त्रुटिपूर्ण हो सकता है, लेकिन त्रुटिपूर्ण हम कैसे मान सकते, नहीं मान सकते। गणित के अच्छे शिक्षक उपलब्ध नहीं है, क्यों नहीं है, गणित के बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक उपलब्ध हैं, इसीलिए इसकी प्रकृति है मूलत किस प्रकार की, अमूर्त है। तो ध्यान रखना, गणित की प्रकृति किस प्रकार है, गणित की प्रकृति है वो अमूर्त है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला क्वेश्चन ये है कि शिक्षा की बैंकिंग मॉडल के लिए, एक सेकेंड, शिक्षा की बैंकिंग मॉडल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? शिक्षा की क्या बैंकिंग मॉडल के लिए, बैंकिंग मॉडल के लिए कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो यहाँ पे देखिए, विद्यार्थियों को ये जानकारी देता है, विद्यार्थी को ज्ञान भी देता है, विद्यार्थी को कौशल विकसित भी करता है, विद्यार्थियों को समझ देता है, ये समझ नहीं देता है, ये कथन आपका सही नहीं है, विद्यार्थियों को समझ नहीं देता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट है, बाकी तीन करेक्ट, ऊपर वाले सही है, देता है। ठीक है, एल्गोरिदम बच्चों में नहीं विकसित कर सकता है। तो एल्गोरिदम होता है, एल्गोरिदम साथियों, बच्चों में रटना, सूत्र, तर्क और समझ ज्ञान, ये बच्चों में नहीं विकसित करते हैं। तो एल्गोरिदम बच्चों में क्या विकसित नहीं कर सकते हैं बच्चों में? बताइए इसका आंसर। तो एल्गोरिदम होता है साथियों, ये रटने पर बल नहीं देता है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, एल्गोरिदम होता है, ये सूत्र हैं, ज्ञान है, तर्क और समझना, इनको विकसित करते हैं, लेकिन रटना ये एल्गोरिदम का कार्य नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका पहला करेक्ट। अगला क्वेश्चन है साथियों की अमूर्तता विशिष्टीकरण एवं व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग की जाता है? अमूर्तता विशिष्टीकरण व्यापीकरण किस विषय की समझ बढ़ाने के लिए उपयोग किया जाता है? हिंदी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान या फिर गणित? बताइए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा कौन सा, अमूर्तता। अमूर्तता किस में होती है, गणित में होती है, स्पेशली किस में होती है, गणित में होती है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों की, बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है। तो विशिष्टीकरण से, अमूर्त से, मूर्त, व्यापीकरण से, इनमें से कोई नहीं। बच्चों में गोलाई की अवधारणा धीरे धीरे विकसित होती है, तो ये होती है अमूर्त से मूर्त की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर। बोलो क्लियर है? अगला क्वेश्चन, बीज गणित सूत्र का अधिगम है, विशिष्टीकरण, व्यापीकरण, अमूर्तकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। बीज गणित सूत्र का अधिगम क्या है? बीज गणित सूत्र का अधिगम तो व्यापीकरण है। क्या है? व्यापीकरण है। अगला क्वेश्चन है कि अगर आप इनको लिख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। अमूर्त गणित के अधिगम का प्रथम चरण प्रारंभ होता है, तो ये प्राथमिक स्तर पर होता है। किस स्तर पर? प्राथमिक। ठीक है, कहाँ से लेके, पहली से लेके पाँचवीं तक। ठीक है, अमूर्त गणित के अधिगम का पहला चरण प्राथमिक स्तर पर होता है। क्लियर है? अगला सवाल है कि छोटे बच्चों में गणितीय विचार निम्न में से निम्न क्रम में विकसित किए जा सकते हैं। तो छोटे बच्चों में गणितीय विचार किस क्रम से विकसित किए जा सकते हैं? तो सबसे पहले देखिए, ठोस वस्तुएं, फिर चित्र, फिर संकेत के द्वारा उनमें विकसित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले ठोस वस्तुएं, उसके बाद में चित्रों के माध्यम से, उसके बाद में उनको जब बड़े हो जाते हैं फिर उनको क्या होते हैं, जब थोड़े बड़े हो जाते हैं उस संकेत के माध्यम से, थोड़े बड़े तो नहीं लेकिन ये ठोस वस्तु और चित्र के उस बाद में संकेत। ऑप्शन आपका तीसरा हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य हैं। तो बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ता है, बच्चों के तुलनात्मक
प्रवीणता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त करता है, बच्चों को विषय ज्ञान में समझ बढ़े, ठीक है, बच्चे कक्षा में नियमित रहें। तो बच्चों में कक्षा में जो बच्चों की मूल्यांकन का जो मुख्य उद्देश्य है यहाँ पे कौन सा है? तो बच्चों की तुलनात्मक प्रावीण्यता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त करता है। जो भी बच्चों की तुलनात्मक जो ठीक है तुलनात्मक जो भी प्रावीण्यता होती है वो जानकारी है शिक्षक को प्राप्त होती है, यही मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य होता है। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना शामिल है। क्रियाकलाप आधारित उपगम, अनुमान, व्यापक अभ्यास या फिर हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना में शामिल है। तो ये है क्रियाकलाप आधारित उपगम। ऑप्शंस आपका पहला हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि बालक किस खेल में बल व दूरी में संबंध का ज्ञान करता है? बालक किस खेल में बल व दूरी में संबंध का ज्ञान करता है? रोलेट, गुल्ली डंडा, नंबर टॉप, फिरकनी या फिर सांप सीढ़ी। बालक किस खेल में बल, ठीक है, बल और बल का बल मतलब जो अपने शरीर की ताकत लगाता है बल, और फिर वो दूरी में संबंध का ज्ञान, ये संबंध का ज्ञान करता है। तो बालक किस खेल में करता है ऐसा बताइए। तो साथियों वो होता है किसमें? गुल्ली डंडा में। गिल्ली डंडा आपने खेला ही होगा, ठीक है, गिल्ली डंडा खेलने का, बाकी सभी में नहीं करता है, ठीक है। ऑप्शन आपका दूसरा हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ गणित की क्लास यहाँ पे संपन्न हो चुकी। कैसी लगी? इसको क्या करना है? शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को, और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ठीक है। धन्यवाद।